ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में मैं हूं उदय शर्मा और मैं हूं सविता। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका हमारा खास कार्यक्रम है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका और जानते हैं क्या कुछ खास है इस अंक में। इग्नू में जनवरी 2024 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन आरंभ। इग्नू में नेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन के लिए तस्वीर भेजने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2023। जानकारी लीजिए इग्नू के कार्यक्रम जल संचय में प्रबंधन सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में। इग्नू में जनवरी 2024 से 4 नए प्रोग्राम्स होंगे शामिल। करियर सेगमेंट में जानकारी लेंगे नर्सिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाने की और साथ ही जानेंगे कहां हैं आपके लिए रोजगार के अवसर और साथ ही जानेंगे बीते सप्ताह का इतिहास। तो चलिए सुनते हैं ये सभी जानकारियां विस्तार से। इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 1 वर्ष से अधिक अवधि के कार्यक्रम में अगले वर्ष में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसे री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो जिन शिक्षार्थियों ने जनवरी 2023 सत्र में 1 वर्ष से अधिक अवधि के कार्यक्रम में दाखिला लिया है, उन्हें जनवरी 2024 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इग्नू में जनवरी 2023 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ignu.samarth.edu.in। श्रोताओं, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो इग्नू में आपके लिए एक आकर्षक प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। दरअसल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज के अंतर्गत भारतीय युवा एवं राष्ट्रीय निर्माण विषय पर राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। दिए गए विषय पर 3 कैप्शन वाले फोटो के साथ आपको ईमेल करना है। ईमेल आईडी है magem@ignu.ac.in। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.ignu.ac.in। इग्नू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा दी जाती है। समय समय पर नए कार्यक्रमों को शामिल भी किया जाता है। साथ ही इग्नू में कई ऐसे कार्यक्रम जो समाज, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा करने की ट्रेनिंग देता है, ताकि एक सजग और जिम्मेदार नागरिक का समाज बन सके। ऐसा ही कोर्स है जल संचय प्रबंधन में सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जो हमें जल संचय, इसके वितरण और जल के वैकल्पिक उपयोग से अवगत कराता है। इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर से फैकल्टी डॉक्टर मुकेश कुमार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। यदि पानी ना हो तो जीवन संभव नहीं है, पानी ना हो तो कृषि संभव नहीं है। समय के हिसाब से हम सभी सुनते हैं कि पानी की उपलब्धता कम हो रही है, आने वाली जनरेशनों को पानी की उपलब्धता नहीं होगी। तो जो हमारा एक पानी का मुख्य स्रोत है वो है वर्षा। तो वर्षा का संचयन, जिसको हम कहते हैं जल संचयन, वो करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी जब हम बात करते हैं तो लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम जल संचयन कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें लोगों को सेंसिटाइज किया जा सकता है, लोगों को पानी के संचयन के बारे में जानकारी दी जाती है, कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं पानी के वो बताया जाता है, वर्षा जल संचयन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये जो प्रोग्राम है ये है जल संचयन एवं प्रबंधन में सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और 6 महीने का प्रोग्राम है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है वो है शिक्षार्थियों को घरेलू और सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षकों और संगठनकर्ताओं की तरह कार्य करने के लिए सक्षम बनाना, जिससे प्रभावी जल प्रबंधन और जल संरक्षण संभव हो सके। यानी हमको वो एक फोर्स तैयार करनी है, वो एक लोगों का एक समूह तैयार करना है जो जल संचयन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें लोगों के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें दाखिला कौन ले सकते हैं। कोई भी 10वीं पास
विद्यार्थी है वो इस कार्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रोग्राम को करने के बाद जो इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे वो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में जल संचयन परियोजना और कह सकते हैं शहरी आवास बोर्ड, निजी भवन निर्माताओं में जल संचयन सहायकों के रूप में कार्य भी कर सकते हैं। जनवरी 2024 से इग्नू के कार्यक्रमों में 4 नए मास्टर्स प्रोग्राम शामिल हो रहे हैं। ये कार्यक्रम हैं MSc केमिस्ट्री, MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री और MSc जूलॉजी। और ये सभी कार्यक्रम ODL यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में उपलब्ध रहेंगे और इन सभी कार्यक्रमों का अध्ययन माध्यम सिर्फ अंग्रेजी होगा। और दोस्तों, खास बात यह है कि इन मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है और इन मास्टर्स प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए विजिट करिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी शिक्षा जगत की। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लीजिए जानकारी नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की। श्रोताओं, कहते हैं स्वास्थ्य सबसे बड़ी नेमत होती है। अच्छा स्वास्थ्य ही किसी भी देश की वो मजबूत नींव है जो उसे समृद्ध बना सकता है। और उदय, हम ये भी जानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखने में स्वास्थ्य कर्मियों की एक अहम भूमिका होती है। और स्वास्थ्य सेवा में आप जनसेवा तो करते ही हैं, इसके साथ आपके पास एक अच्छा कैरियर ऑप्शन भी होता है। और आज के समय में नर्सिंग के क्षेत्र में एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन होता है। हेल्थ सेक्टर में नर्सिंग हमेशा लोकप्रिय पेशों के लिस्ट में टॉप पर रही है और इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में नौकरी की अपार संभावनाएं हैं। अगर आपने 12वीं साइंस स्ट्रीम से की है तो नर्सिंग में आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। इस कोर्स में प्रवेश के लिए कुछ कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा देनी होती है, तो वहीं कुछ कॉलेजेस में मेरिट आधार पर दाखिला मिल जाता है। नर्सिंग के अंतर्गत कोर्स आते हैं ANM यानी ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, GNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और ये दोनों कोर्सेज डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, पोस्ट BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं और MSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस क्षेत्र में PhD तक की भी पढ़ाई कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में रोजगार की बात करें तो जैसे ही आप नर्सिंग के क्षेत्र में कोई कोर्स करते हैं तब से ही आपके लिए अस्पताल में रोजगार के द्वार खुल जाते हैं। अस्पतालों के अलावा आप नर्सिंग होम, अनाथालय, वृद्धाश्रम, काउंसलिंग सेंटर, आरोग्य निवास, केयर सेंटर, रक्षा सेवाओं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटीज, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग के साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारें नर्सिंग के क्षेत्र में वैकेंसी निकालती हैं, जिसके जरिए आप सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों में भी नर्सिंग के क्षेत्र में अनेकों संभावनाएं हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने की। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए जानते हैं कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने केंद्रीय विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें NTA की आधिकारिक वेबसाइट है exam.nta.ac.in। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB ने वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर आदि पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 जनवरी 2024। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें dssb.delhi.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ssc.nic.in। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPC ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2023 है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें psc.cg.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने BSF, CISF, ITBP, CRPF, NCB, SSF, असम राइफल्स में
कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ssc.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारी। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जानकारी लेते हैं बीता सप्ताह क्यों रहा इतिहास में खास। 3 दिसंबर सन 1984 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सारण यानी आज के सिवान जिले के जीरादई गांव में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसी ही दिन सन 1829 को वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। 4 दिसंबर सन 1959 को भारत नेपाल के बीच गंडक सिंचाई एवं विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए और 4 दिसंबर 1924 को ही गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन भी हुआ। 5 दिसंबर सन 1950 को सिक्किम बना भारत का एक संरक्षित राज्य और इसी दिन सन 1999 को युक्ता मुखी को मिला मिस वर्ल्ड का खिताब। युक्ता इंद्रलाल मुखी मिस वर्ल्ड जीतने वाली चौथी भारतीय महिला हैं। इससे पहले उन्हें सन 1999 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था। 6 दिसंबर 1946 को भारतीय गृह रक्षक यानी भारतीय होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई। श्रोताओं, आपको बता दें कि भारतीय होमगार्ड एक स्वयंसेवी बल है जिसे भारतीय पुलिस का सहायक बनने का काम सौंपा गया है। 7 दिसंबर सन 1972 को अपोलो 17 लॉन्च किया गया था। यह मानव युक्त चंद्र लैंडिंग मिशन था जहां चालक दल ने पूरी पृथ्वी की प्रसिद्ध ब्लू मार्बल तस्वीर ली थी। और इसी ही दिन सन 1936 को अनुभवी अंतरिक्ष वैज्ञानिक और लेखक पीवी मनोरंजन राव का जन्म हुआ था। पीवी मनोरंजन राव ने बिजली निर्वहन, आयनोस्फेरिक भौतिकी, मैग्नेटोस्फेरिक भौतिकी, वीएलएफ सहित भौतिकी क्षेत्र में व्यापक शोध किए हैं और इन्होंने भारत के अंतरिक्ष इतिहास पर 3 पुस्तकों का लेखन एवं संपादन भी किया है। 8 दिसंबर सन 1934 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच साप्ताहिक एयरमेल सेवा की शुरुआत हुई और इसी दिन सन 1900 में भारत के आधुनिक नृत्य के जन्मदाता नर्तक और नृत्य निर्देशक पंडित उदय शंकर का जन्म हुआ। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी और इसी ही दिन सन 2018 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में नए जिले शियोमी का उद्घाटन किया था। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी बीता सप्ताह क्यों रहा इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। और अब सुनते हैं स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय नौसेना दिवस। भारतीय सेना जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर जाबाजी के साथ तैनात है और दुनिया की मजबूत सेनाओं की सूची में शामिल है। भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर दुश्मन की सेना को मात दी है और भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से हम लगातार सुनते रहते हैं। सन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया था। भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था जो कि सफल रहा। भारतीय नौसेना के जवानों ने इस युद्ध में जो पराक्रम दिखाया था उसी की याद में हर वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। श्रोताओं, आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के इस अंक में तकनीकी सहयोग दिया अर्चना कुमारी ने, संपादन किया सदन लाल ने, स्वर और आलेख उदय शर्मा का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश कुमार सक्सेना। तो श्रोताओं, अब समय है आपसे अनुमति लेने का। मुझे यानी सविता और मुझे यानी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। शिक्षा